सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं जिंदर जी द्वारा रचित एवं सुभाष नीरव जी द्वारा हिंदी में अनुवादित कहानी आत्म पुराण। मरजानी, कुत्ती, लुच्ची, ये शब्द मैंने अकेली ने नहीं गढ़े। मेरे साथ दो और हैं, सपना और मनप्रीत। है नहीं, थी। एक बीच में ही साथ छोड़ गई, शायद थोड़े समय के लिए। वह यहीं कहीं है, आसपास, दाएं बाएं, मेरी यादों पर भारी। मुझे भूला बिसरा याद कराती, हंसाती, रुलाती, झिड़कती, घूरती। ये दोनों मेरे जैसी ही हैं, मेरी कार्बन कॉपी या फिर मैं ही उनकी कार्बन कॉपी हूँ। जब तीनों मिल बैठती हैं या एक दूजी को फोन करती हैं तो आपस में इन्हीं शब्दों से संबोधित होती हैं। मरजानी, कुत्ती, लुच्ची, तीनों के हिस्से एक एक शब्द आया था। गुस्से से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, अपनेपन से भरा हुआ प्यार के साथ। अब जहां मैं बैठी हूं यह एक कमरा नहीं, यह तो रीडिंग रूम है 6x6 का। रसोई के पीछे जगह बची थी, नक्शा बनाने वाले का इस ओर ध्यान ही नहीं गया था। यह एक तरफ पड़ता है। नीतीश ने प्लाई लगवा कर रीडिंग रूम बनवा दिया है, नीचे कारपेट बिछा दिए। उसे नीचे फर्श पर बैठना अच्छा लगता है, मुझे नहीं। मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी तो कुर्सी मेज लाकर रख दिए। जिसे एकांत की आवश्यकता होती है या अकेला बैठकर पढ़ना चाहता है, वह यहाँ आ बैठता है, इस शर्त पर कि जब वह उठेगा तो अपनी कोई निशानी नहीं छोड़कर जाएगा। यह सख्त अनुशासन है। जब घर में कोई नहीं होता या होते हुए भी अपने कमरे में दूसरे की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता या मैं बिल्कुल अकेली हूँ तो सोचने लग जाती हूँ, 45 बरस बीत गए। इन बरसों में मैंने क्या क्या खास किया, क्या पाया, क्या कमाया। मुझे बार बार लगता है कि बहुत गंवाया ही था मैंने। खाया पिया, पति के साथ सो लिया, इससे बढ़कर क्या था। या फिर यही प्राप्ति थी कि बच्चे पैदा कर लिए। एक नीतीश की इच्छा से दूसरे की जरूरत मैंने अहम समझ ली। नीतीश ने झूठा एफिडेविट देकर प्रोविडेंट फंड से पैसे निकलवाए थे। बड़ा काम छेड़ लिया, बजट गड़बड़ा गया। मैं अपने रिश्तेदारों की ओर दौड़ी और नीतीश ने दोस्तों के बाद बहन और जीजा का पल्ला पकड़ा था। वह मुश्किल कोठी तैयार हुई, 3 साल तक उधार चुकाया, फिर 2 पैसे जोड़े। बच्चे बड़े हो गए, उनकी मांगें बढ़ गईं। एक दिन वे कार की जिद करने लगे। नीतीश बेशक खुद तंग हो लें पर बच्चों की मांग जरूर पूरी करते हैं। मैं पुरानी कार खरीदने के पक्ष में थी, उन्होंने नई निकलवाने की रट पकड़ ली तो बैंक से लोन लेना पड़ा। नीतीश अपने जमा घटा में फंस गया, मैं अपने हिसाब किताब में उलझ गई। कितनी जल्दी इतने वर्ष बीत गए। मुझे कई चीज़ें पसंद आने लगी हैं, वही जिनकी ओर मेरा पहले ध्यान ही नहीं गया था या जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह कौन सा ग्लेशियर पिघलने लगा है। मुझे लगता है मैं एक बार फिर जवान होने लगी हूँ। ये तब्दीली 2-1 सालों में आई है मुझ में। मुझे आसपास अच्छा लगता है, मनमोहक। ना तो मन मेरे वश में रहता है न तन। यह बड़ी जल्दी बेलगाम हो जाता है, मेरे नियंत्रण में कुछ नहीं रहता। यह किसे बताऊं या किससे पूछूं कि यह इतना बेलगाम पहले क्यों नहीं हुआ। शायद हुआ भी हो। मैं बहुत सी बातें भूल गई हूँ। मैं क्या याद करना चाहती हूँ पर कुछ और ही याद आने लगता है। मैं कपड़े पहनती हूँ और नीतीश के सामने जा खड़ी होती हूँ, पूछती हूँ तुम्हें कैसे लगते हैं। वह दूर से ही तारीफ के पुल बांध देता है, किसी सूट को हाथ में पकड़कर नहीं देखता। एक इच्छा यह भी जागती कि वह मेरे कपड़े खुद खरीद कर लाए। मैंने अपने मन की बात उसे बताई थी। उसने कहा था, पहले मैंने कभी खरीदे? तू ही मेरे लिए खरीद कर लाती है। कपड़ों के मामले में बुद्धू हूं मैं। उसने इतना भोला मुंह बनाकर कहा था कि मैं मोह से भर उठी थी। कहा था, हाँ तुम बुद्धू हो, कई दूसरे मामलों में भी। मैं कौन सा आत्मपुराण खोलने बैठी थी, कौन सा खोल बैठी। नीतीश ठीक कहता है, आजकल तो फिजूल की बातें ज्यादा करने लग पड़ी है। यह मेरी कहानी है या सपना की या मनप्रीत की, इसके बारे में क्या कहूँ। हम तीनों एक जैसी हैं, अंदर से भी बाहर से भी, तन से भी और मन से भी। फिर से जवान हुई, उछलती कूदती, अपने आप को बचा बचा कर रखती। हमारे बीच उम्र का अधिक फर्क नहीं है।
फर्क तो कहीं से भी नहीं है, चाहे सोशल स्टेटस हो या पति बच्चों का। सपना मुझे छेड़ने लगी है। ये बड़ी जिद्दी है, बड़ी जल्दी बेसब्र हो जाती है। कह रही है कि पहले उसके बारे में बात करूं। मनप्रीत चुप है, उसमें बड़ा धीरज है। सपना, मनप्रीत, मैं पहले सपना के बारे में ही बताती हूँ। वह मेरी मौसी की बड़ी बेटी है। तंगी तुर्शियों में जन्मी पली, ना अच्छा खाने को मिला ना पहनने को, ऊपर से बंदिशें ही बंदिशें। दम घोटू माहौल। बाहर वाला दरवाज़ा खुला नहीं छोड़ना, छत पर नहीं जाना, जोर से नहीं हंसना। सपना ने पिछले कमरे में मंदिर बना रखा था। बांसुरी वाले की मूर्ति के आगे वह 2 वक्त आरती करती, सोमवार का व्रत रखती, घर के नज़दीक वाले मंदिर में माथा टेकने जाती, घर से स्कूल और स्कूल से घर, रास्ते में कहीं भी न रुकने की हिदायत। उसकी सहेलियां उसे संतनी कहा करती थी। संतनी कहलाना उसे अच्छा लगता था। उसका मन करता कि वह केसरी बहाना पहने और वृंदावन चली जाए। वह घर और स्कूल में बहुत कम बोलती थी। मौसा जी जब तक जीवित रहे उन्होंने अपनी मन की मर्जी की, सिर्फ और सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचा। उनकी घड़ियों की दुकान थी, ग्राहक अच्छे आ जाते तो अंग्रेजी बोतल खोल लेते, आगे पीछे देसी चलती। उनका लीवर डैमेज हो गया, महीना भर अस्पताल में रहे। घर में जो 2 पैसे थे वे उनकी बीमारी में लग गए, ऊपर से उधार और सिर पर चढ़ गया। घर तो उनकी लाश भी ना आई। सपना से छोटी 2 बहनें थीं, एक भाई। कोई कमाऊ सदस्य नहीं था। मौसी पहले भी कभी खाली नहीं बैठती थी। उसने अब एक और सिलाई मशीन ले ली, सपना के लिए। सपना स्कूल से लौटकर मशीन पर बैठ जाती। यह सिलसिला रात के 10 बजे तक चलता। सोने से पहले वह स्कूल का काम करती। कपड़े सिलते सिलते वह पाठ दोहराती। हायर सेकेंडरी पार्ट 2 किया और पंजाब सिलेक्शन बोर्ड से निकली क्लर्कों की भर्ती के लिए फॉर्म भर दिया। परीक्षा पास की, फिर सिलेक्शन हो गया। पहली नियुक्ति घर से 30 मील दूर गढ़शंकर में हुई। बस से जाना, बस से आना। घर की तंगी को कुछ रोक लगी, पर मौसी ने सिलाई मशीन नहीं छोड़ी। इसके बगैर गुजारा भी नहीं था। बस इतना फर्क पड़ा कि उन्होंने सपना के हाथ से सुई धागा छीन लिया। अब सपना वाली मशीन उससे छोटी वाली ने संभाल ली थी। उन्होंने सपना को समझाया, बेटी तू अब अपने बारे में सोच। उसने क्या सोचना था, उसके पास सोचने का समय ही नहीं होता था। सुबह 8 बजे घर से निकलती, शाम के 6:30 बजे घर लौटती, आने जाने में ही थक जाती। उसे अपने से अधिक चिंता छोटी बहनों की थी। वह उन्हें पढ़ाती, याद किया हुआ सुनती, थक कर सो जाती। छोटी बहनें मैट्रिक में थीं, छोटा भाई मिडिल में। उसका सेक्शन ऑफिसर एक भला पुरुष था। उसने ही जोर देकर उससे प्राइवेट ग्रेजुएशन करवाई। फिर उस सेक्शन ऑफिसर की बदली हो गई। जाते समय उसने उसे समझाया कि उसे एसएएस की परीक्षा अवश्य देनी चाहिए। वह उधर ही जुट गई। पहली बार फेल हुई, दूसरी बार अंग्रेजी की एग्जाम्शन आ गई। एक ही विषय रह गया। तीसरे साल उसने किला फतेह कर लिया। 2 महीने बाद वह लुधियाना में सेक्शन ऑफिसर लग गई, इंटरनल ऑडिट में। 25 वर्षीय सेक्शन ऑफिसर, यह भी अपने आप में रिकॉर्ड था। फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक अहम रिकॉर्ड। मौसी की खुशी देखने वाली थी। उनका तो जैसे जीवन ही सफल हो गया हो। सपना को नया स्केल मिला। तनख्वाह पहले से ड्योढ़ी हो गई, पर मौसी इतनी जल्दी उसके पैसों को हाथ नहीं लगाती थी। वह पहले भी सपना को विवाह के लिए जोर डाल रही थी, अब और उतावली हो गई। उसने रिश्तेदारों के यहाँ दौड़ धूप की। एमबीबीएस लड़का मिल गया। मिला नहीं, यह सपना की पसंद था, उसका अपना चयन था। दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी। मौसी पहले अड़ी थी, नाराज हुई थी, फिर सपना का दृढ़ इरादा देखकर अधूरे मन से हाँ कर दी थी। यही सपना अब करीब 2 महीने पहले घर से भाग गई। उसके भागने वाली बात का मुझे पता नहीं चला। वह कैसे बागी हो गई? उसमें इतना साहस कहाँ से आ गया? उसने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? वह तो छोटी से छोटी बात भी मुझसे साझा करती थी। वह फ़ोन करके हटती कि तभी उसे कुछ भूला बिसरा याद हो आता और वह मुझे दोबारा बताती, जैसे मैं उसकी गाइड हूँ। वह कहती, अगर मैं अपना रंडी रोना तेरे साथ शेयर ना करूँ तो किससे करूँ? मुझे उसकी बहुत सी आदतें पसंद थीं। वह बहुत गंभीर थी।
कोई भी बात कहने से पहले सोचती थी, संतुलित सोच रखती थी, बहुत कम बोलती थी। फिजूल बोलना उसे पसंद ही नहीं था। उसके पास फालतू समय ही नहीं होता था। सरकारी रूल्स और रेगुलेशंस के माहिर। उसने अलमारी किताबों से भर रखी थी। जब कभी अल्ट्रेशन होती तो उसके दिमाग में फीड हो जाती। एफडी के कई सेक्शन ऑफिसर उससे परामर्श लेने आते थे, टेलीफोन करते। वह अपना काम भी किए जाती और बातें भी। उसके कमरे के लोग कहते कि मैडम कुर्सी से सिर्फ 3 बार उठती हैं, 2 बार बाथरूम जाने के लिए, 1 बार लंच के लिए। 9 बजे दफ्तर आ जाती हैं, 4:55 पर अपनी कुर्सी छोड़ती हैं। जो काम गुग्गी मार कर हो सकते हैं, यह उनका अक्षर अक्षर पढ़ते हैं। इन्हें कभी खाली बैठे नहीं देखा। थोड़ा रिलैक्स हो लूँ, उसके बारे में जब भी सोचने बैठती हूँ ना तो टेंस हो जाती हूँ। मेरी यही कोशिश होती है कि इसके बारे में किसी से बात ही ना करूँ। मुझे लगता है कि मैं इसके बारे में नहीं, अपने बारे में चिंतित हूँ। क्यों ना थोड़ा घूम फिर लूँ। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि जब मैं परेशान हूँ या सोच के काफिले मुझे तंग करने लगे तो मैं किसी न किसी काम में अपने को व्यस्त कर लिया करूँ। किसी को फ़ोन ही कर लिया करूँ, किसी से मिलने ही चली जाया करूँ, या फिर किसी को खत ही लिखने बैठ जाया करूँ। आज सवेरे से मैं परेशान हूँ। मैंने मनप्रीत को फ़ोन किया था कि वह अभी मेरे पास आ जाए या मैं उसके पास चली आती हूँ। उसे अपने पति के संग किसी के मरने पर जाना था, तो मैं उसे रोक न सकी। अगर खुशी के अवसर पर जाना होता तो मैं उसे जाने नहीं देती। मुझे उसके साथ ढेर सारी बातें करनी थी। मन की कुछ भड़ास टेलीफोन पर निकाल ली थी। अब कुछ शेष रहता था। मैंने भट्टाचार्य को भी फ़ोन मिलाया था। रिंग गई थी पर मैंने बंद कर दिया था। उसके गूढ़ ज्ञान की बातों की इस समय मुझे आवश्यकता नहीं थी। उसकी कथा सुन लें। अक्टूबर के पहले सप्ताह 4 छुट्टियां आ गई थी। कई प्रोग्राम बनाए, रद्द किए। मेरी, नीतीश और बच्चों की अलग अलग इच्छा थी। बच्चे जयपुर जाना चाहते थे, नीतीश वाराणसी और मैं हरिद्वार। समय कम था। हरिद्वार सबसे नज़दीक दिखाई दिया। वहाँ 2 दिन ठहरने का कार्यक्रम बनाया गया, पर रुके 1 दिन ही। दूसरे दिन कार ऋषिकेश की ओर दौड़ा ली। वहाँ का खुला खुला माहौल अच्छा लगा। लक्ष्मण झूला पार करके नीतीश और बच्चे चोटी वाले को देखने लगे। अधेड़ से व्यक्ति को किलो भर पाउडर मलकर कुर्सी पर सजाकर बैठा रखा था। वह आने जाने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। मुझे बहरूपे अच्छे नहीं लगते। जसलीन और नवनीत उसके संग बातें करना चाहते थे। वे वहीं खड़े हो गए। मैंने नीतीश से कहा, वे अपनी मर्जी से घूमें, मैं अपनी मर्जी से घूमूंगी। 3 बजे सामने वाले मंदिर के पास मिलेंगे। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। बहते पानी का संगीत मुझे अच्छा लगता है। पिछले साल मणिकरण गए थे। वहां बहते पार्वती दरिया के क्या कहने। मैं पुल पर 1 घंटा खड़ी रही थी। ऊपर से पानी बड़े वेग से आता, बड़े बड़े पत्थरों से टकराता और मधुर संगीत पैदा होता। मैं गंगा के ऊपरी किनारे चलती रही। प्रकृति, उसकी नियामतें, मैं आत्ममुग्ध हो गई। फिर नीचे नदी के किनारे तक गई। मुझे एक संत दिखाई दिया, अकेला बैठा, धुनी रमाए, आसपास से बेखबर, अंतर्ध्यान। मैं उसके सम्मुख बैठ गई, तेज बहते पानी से बेखबर। मैंने उसके चेहरे को निहारा। मुझे किसी लोकगीत के शब्द याद आए। मेरा कंत जैसे रात चांदनी में दूध का कटोरा। मैंने धीमे से खांसा। उसने आंखें खोली, मेरी तरफ घूर कर देखा। शायद मेरे पहरावे से उसने मेरा मूल्यांकन कर लिया था। बोला, प्लीज सामने से मग में चाय ला दो। सत्य वचन कहकर मैं उठ खड़ी हुई। जाना आना किया। उसने धोती के बाईं ओर से 10 का नोट निकाला, मेरी ओर सरका दिया। मैंने लेने से इनकार की मुद्रा में सिर हिलाया। वह खींच उठा। उसने मग मेरे सामने रख दिया। ये चाय भी तुम ही पी लो, मुझे नंग समझ लिया है। मैंने नोट पकड़कर पर्स में रख लिया। उसने पेंदो बेर के बराबर अफीम की गोली खाई। झटका देकर 2 घूंट भरे। उसने मुझसे मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में पूछा। मैंने उससे झूठ बोला। उसने कहा, मैं साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। एक बार तो मुझे पसीना आ गया। मैंने जैसे अपने आप को संभाला। वह बोला, तुम अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं हरिद्वार कभी कभार आता हूँ। मेरे आने का कोई निश्चित समय नहीं होता। यह पीरियड कभी भी शुरू हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है।
कलकत्ता में पुश्तैनी हवेली में कंप्यूटर रखा हुआ है, टेलीफोन भी। खूब पढ़ता हूँ, ईमेल खोलता हूँ। एक समय ऐसा भी आता है जब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, कुछ नहीं। मुझे एकांत की ज़रूरत होती है। हवेली के अंदर की ची ची से भयभीत होता हूँ। चोला पहनता हूँ, गंगा मैया के किनारे आ बैठता हूँ। वह एक ही सांस में कितना कुछ बता गया। अपने अकेलेपन से उकताया हुआ था वह। उसे किसी के साथ की ज़रूरत थी। वह अपने मन की बात किसी के संग साझा करना चाहता था। मैंने तो उससे कुछ नहीं पूछा था, ना ही मेरी ऐसी कोई मंशा थी। मैं एकांत चाहती थी। कुछ घंटे हों जब मुझे कोई ना बुलाए, कोई आवाज़ ना दे, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मुझे ऐसा करते हुए अजीब सा सुकून मिलता है। उसने खंखारा। चिलम के लंबे लंबे कश भरे। उसकी आंखें लाल थीं, लाल सुर्ख, मानो कई दिनों से सोया ना हो। मुझे लगा कि वह जानबूझकर अपने शरीर को कष्ट दे रहा है। यह कोई बहुत बड़ा राज छुपाए हुए बैठा है। मालूम नहीं किससे साझा करे, करे भी या ना करे। मुझे उससे भय लगा। मैं उठने लगी, इस डर के साथ कि ऐसा आदमी किसी भी वक्त खूंखार हो सकता है। उसने मेरे हाव भाव पढ़ लिए थे। बोला, तुमने मुझे अनपढ़ समझ लिया। तुम्हें भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। मैं ब्राह्मण हूँ, बाय बर्थ, सबकास्ट शर्मा। भट्टाचार्य नाम मेरे दोस्तों ने दिया है। इसकी कथा लंबी है, फिर सुनाऊंगा। मैं 15 वर्षों से कलकत्ता यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मुझे उसका ब्राह्मण होना अच्छा लगा था। मुझे एक पल को यह भी लगा था कि मैं अपनी जाति के एक मर्द के सामने बैठी हूँ। पता नहीं कैसे वह मुझे अच्छा लगने लगा, अपना अपना सा। वह अंतर ध्यान हो गया। 10 मिनट सीधा तनकर बैठा रहा, फिर सामान्य से कुछ ऊंचे स्वर में बोला, क्या पूछना चाहती हो? मैंने कुछ गुंझलें खोलनी चाहिए थी, पर मैं असमंजस में थी कि पहले किसके बारे में पूछूं। मैंने पूछा था, औरत और मर्द के बीच दूरियों की जड़ का आधार क्या है? उसने हैरानी के साथ मेरी ओर देखा था, ठीक वैसे ही जैसे सपना ने मनप्रीत से जब पूछा था कि मर्द औरत से क्यों डरता है। ठीक वैसे जैसे मनप्रीत ने मेरी ओर घूमते हुए कहा था, औरत और मर्द एक दूसरे से डरते हैं। उसने चिलम का लंबा घूंट भरा, गंगा के तेज बहते हुए जल की ओर निहारा। बताने लगा, औरत और मर्द के मध्य दूरियों की जड़ का बड़ा कारण उनके स्वभाव और रुचियों के बारे में अज्ञानता है। पिछले दिनों मैंने अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉन ग्रे की रिसर्च बुक का अध्ययन किया था। उसने इस विषय पर बहुत काम किया है। उसने इन दूरियों की जड़ खोजने के लिए एक फॉर्मूला पेश किया। इस दुनिया के निर्माण से पहले स्त्री और पुरुष दो पृथक पृथक ग्रहों पर निवास करते थे। पुरुष मंगल पर रहता था, स्त्री वीनस पर। एक दिन पुरुष ने वीनस ग्रह पर स्त्री को देखा। उसके लिए स्त्री अद्भुत चीज थी। वह स्त्री के पास गया। स्त्री ने पहली बार किसी पुरुष को देखा था। दोनों ने एक दूसरे को जी भर कर भोगा। वे परस्पर लड़ते नहीं थे। उन्हें पता था कि वे दो अलग अलग ग्रहों पर हैं। ईश्वर उनकी खुशी सहन न कर सका। उसने अपनी शक्ति से पुरुष के मस्तिष्क में गलत विचार भर दिए। उसने उन्हें धरती पर भेज दिया। यहाँ की तपिश से स्त्री पुरुष के दिमागों की मेमोरी चिप्स जल गईं। उन्हें यह बात याद ही न रही कि वे भिन्न भिन्न ग्रहों से आए हैं और दोनों अलग अलग हैं। दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं कि दूसरा भी उसी की तरह सोचता है, पर सच्चाई यह है कि वे हैं अलग अलग। उसने मेरी ओर देखा, यह देखने के लिए कि उसकी बातों का मुझ पर कितना प्रभाव पड़ा है। मैं उसके ज्ञान के सम्मुख नतमस्तक थी। वह तो महाज्ञानी था। पुनः बताने लगा, मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा बहुत कुछ और भी है जिसे हम संस्कार कहते हैं। हमारे बुजुर्गों के अनुसार यह सारा चक्कर संस्कारों का है। पूर्व जन्म के संस्कार, विरासत में मिले संस्कार, हमारे आसपास के वातावरण द्वारा दिए गए संस्कार। उनसे कोई जितना चाहे भाग ले, ये पीछा नहीं छोड़ते। पिछले 3 सालों से मैं इनकी स्टडी कर रहा हूँ। कंप्यूटर में डेटा फीड कर रहा हूँ। शायद कोई सूत्र हाथ में आ जाए। मैंने बहुत कुछ कंप्यूटर पर छोड़ रखा है, ठीक वैसे ही जैसे ब्रिटिश एम्बेसी के असिस्टेंट किया करते थे। मुझे एक बार इंग्लैंड जाना था।
मैं ब्रिटिश एम्बेसी गया। डीलिंग असिस्टेंट प्रश्न करता गया, मैं उत्तर देता गया। उसने सब कुछ कंप्यूटर में फीड कर लिया था। आखिर उसने कंप्यूटर की सलाह ली। कंप्यूटर ने नो में जवाब दिया और अब मैं भी यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। अगर मैं सफल हो गया तो तुम्हें इन संस्कारों से मुक्ति की राह बता दूंगा। मैंने सपना को भट्टाचार्य के बारे में बताया था। उसने गर्व से कहा था, यूं ही तो नहीं लोग ब्राह्मणों को पूजते। सपना को गए 2 महीने बीत गए। उसका सिर्फ एक बार फोन आया था, कुलबीर, मैं अपनी बनाई दुनिया में खुश हूँ, तू मेरे बारे में ज्यादा न सोचना। मैं कुछ पूछती कि उसने रिसीवर रख दिया था। मैं उसके बारे में सोचने लगी। सपना और दीपक जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हों। आदर्श जोड़ी, वेल सेटल्ड, अपनी कोठी, कार, खुद फूड एंड सप्लाई में डिप्टी कंट्रोलर। दीपक एक सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर। 2 बच्चे, हरप्रीत कंप्यूटर साइंस में एमएससी कर रही थी और छोटे जसलीन का एमबीबीएस में द्वितीय वर्ष था। न किसी का लेना न किसी का देना। एक बार मैंने उससे पूछा था, ये क्या नाम हुए भला? हरप्रीत वर्मा, जसलीन शर्मा। मैंने जसलीन को अपनी सबकास्ट दे दी है, दीपक ने हरप्रीत को। है ना अच्छा मेल? यह हमने जानबूझकर किया। हमने अभी बहुत कुछ नया करना है। हरप्रीत का सुखपाल से इश्क चल रहा है, शायद वह उसी से विवाह करवा ले। हमें कोई शिकायत नहीं, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी है। इस विषय में मैंने अपने बैच के एक कुलीग से बात की तो उसने बताया कि सुखपाल बैकवर्ड कास्ट की एक कैटेगरी से बिलोंग करता है। मैंने उससे पूछा कि है तो आदमी? वह हरप्रीत का हम जमाती, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं। आगे आगे देखना होता है क्या। मैंने दीपक को फ़ोन किया था। उसने बताया था, मैं तो पूना मेडिकल कैंप में गया हुआ था। हरप्रीत की छुट्टियां थीं, वह आई हुई थी। उसने ही बताया कि मम्मी ने दूध का गिलास दिया था, गुड नाइट कहा था और अपने बेडरूम में चली गई थी। वह सवेरे ना उठी तो हरप्रीत को चिंता हुई कि उसकी मम्मी अभी तक उठी क्यों नहीं। वह तो सुबह 5 बजे उठ जाया करती थी। उठकर स्नान करती, पूजा पाठ करती, 6 बजे चाय के कप लेकर हरप्रीत के पास आ बैठती। उसे अपनी मम्मी की चिंता हुई। उसे भी इतनी जोरों की नींद आई हुई थी कि सुबह 8 बजे कहीं आंख खुली थी। वह मम्मी के कमरे की ओर दौड़ी थी। उसने दरवाज़ा खोला तो सपना की मेज पर एक रुक्का पड़ा हुआ था। मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, मुझे तलाशने की कोशिश न करना। मैंने दीपक को हिम्मत रखने के लिए कहा था। वह फफक पड़ा था। हम 23 बरस में कभी नहीं लड़े, एक दूसरे को फालतू शब्द नहीं बोला, एक दूसरे की पसंद जानते थे हम। जो मैं कर दूं उसे मंजूर, जो उसने कर लिया मुझे स्वीकार। एक दिन कहने लगी, मेरा मन करता है कि तुम मेरे साथ लड़ो, झगड़ो। पता नहीं उसके मन में क्या आया, बोली मुझे खींच कर थप्पड़ मारो। मैंने उससे कहा, अरे तू तो पागल हो गई है। सपना आने से पहले मुझे फ़ोन करती थी, मैं मनप्रीत को। वह आती, वह चाय पीने की बहुत शौकीन थी। मुझे उठने न देती। मनप्रीत को कहती, प्लीज़ मन, चाय ही बना ला। मनप्रीत बड़ी अच्छी है, माथे पर शिकन नहीं डालती। वह बगैर कुछ पूछे रसोई में चली जाती। मुझे लगता कि सपना अकेले में मेरे साथ कोई राज की बात साझा करना चाहती थी, लेकिन बात को अंदर ही अंदर दबा जाती थी। कुछ न कुछ था अवश्य। हम तीनों मिल बैठती तो गंदी बातें करने लगती, लुच्ची बातें सुनाती। हमें स्वाद सा आता। हम हंस हंस कर दोहरा तेहरा होती रहती, कभी गंभीर भी हो जाती, चुप भी हो जाती। यह बात मनप्रीत ने सुनाई थी। पार्टीशन से पहले किसी लड़की का मुकलावा आ गया। उसकी सहेलियों ने उसे समझाया कि आज की रात आदमी के काबू में नहीं आना। अपने नाड़े में इतनी गांठें मार लेना कि एक एक को खोलते तेरे खाविंद को आधा घंटा लग जाए। वह एक गांठ खोलकर जब दूसरी को हाथ लगाए तो तू उससे बुझारत पूछना, कहना पहले बुझारत बूझ, गाड़ी फिर आगे बढ़ेगी। लो जी, गांठें खोलते और बुझारतें बूझते उन्हें खुद की होश तब आई जब उसकी सास की आवाज़ सुनाई दी, बेटी प्रीतो जंगल पानी नहीं जाना। सपना तो हंस हंस कर दोहरी तेहरी हो गई। कहने लगी, तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मरजानी, तू बहुत खतरनाक औरत है। मनप्रीत ने उससे पूछा था, लुच्ची, मुझसे झूठ ना बोलना, सच सच बता, तुझे आदमी का कौन सा अंग अच्छा लगता है? छाती, चौड़ी छाती जिस पर मैं सिर रखकर सो सकूं। मुझे तो होंठ बहुत अच्छे लगते हैं। कुलबीर तू बता,
मुझे जांघें अच्छी लगती हैं, भारी भारी। मुझे 30 साल का आदमी खींचता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि अच्छे आदमी की परिभाषा दे तो मैं इस तरह दूंगी। सपना ने मनप्रीत का मुंह अपनी ओर करके कहा। उम्र 40 साल, बारीक पतले होंठ, चौड़ा माथा, कंचे जैसी आंखें, जीन्स की पैंट, ऊपर के 2 बटन खोलकर पहनी हुई टी शर्ट। वह मेरे सामने आ बैठे और मैं उसे देखती रहूं। यह मेरा सपना है। उसने गहरा सांस लिया और बोली, अपनी जाति का हो। तुझे मनप्रीत के बारे में बताऊं? मैंने इसकी कहानी तुझे बाद में बतानी थी, शायद ना ही बताती। अब लगता है इसे छोड़ा नहीं जा सकता। इसके बगैर यह कहानी अधूरी ही रहनी थी। बड़ी घुन्नी है यह। पहले चुपचाप बातें सुनती, कोई हूं हाँ नहीं करती, मानो यह किसी की बात में हाजिर ही ना हो, मानो इससे इसको कोई लेना देना ना हो। पर बात का जवाब ऐसे देती कि सुनने वाला उंगलियां मुंह में ले लेता। यह 5 एक बरस पहले हमारी टोली में आ मिली थी। मैंने इसके बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा था, तब से ही जब से इसने दफ्तर ज्वाइन किया था। आत्म केंद्रित औरत, हल्के रंग के कपड़े पहनती, अपने काम से मतलब रखती, अपने लिए 1 कप चाय मंगवाती, दिन में 2 बार, पहले 10 बजे फिर 3 बजे। किसी दूसरे कमरे से कोई संबंध नहीं रखती थी, ना ही किसी अफसर के पास बगैर किसी मतलब के बैठती। अगर अकाउंट ऑफिसर या डिप्टी कंट्रोलर बुला भी लेता तो खड़ी खड़ी लौट आती। फिर बात यहाँ तक पहुँच गई कि इसे कोई बैठने के लिए भी ना कहता, चाय के लिए ना पूछता। यह आती, रजिस्टर में हाजिरी लगाती, अपनी सीट पर आ बैठती, डाक डील करती। इतना ज़रूर था कि यह अपने कमरे के 5 कुलीग्स को बारी बारी से सत श्री अकाल बुलाती थी, आते और जाते समय। उनकी किसी अन्य बात में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, यहाँ तक कि हुंकारा भी ना भरती। काम खत्म हो जाता या कोई चिट्ठी डील करने वाली ना होती तो अपने पर्स में से अखबार निकालती और पढ़ने लगती। जब भी दफ्तर में सीटों की अदला बदली होती तो इसका नंबर अवश्य लगता। इसके बारे में एक बात मशहूर थी कि यह किसी पार्टी में नहीं जाती, सिवाय रिटायर होने वाले कुलीग की पार्टी के। ना ही किसी अखंड पाठ के भोग या जागरण में जाती, न ब्याह शादी में। पर अगर किसी का करीबी रिश्तेदार मर जाता या कोई अस्पताल में पड़ा होता तो यह उसका हालचाल पूछने अवश्य जाती। 15 साल यह ऐसे ही रही थी। अब पिछले 5 बरस से यह कुछ अधिक ही बोलने लगी है, दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद हो गई है। नंद बल्लभ सीढ़ी चढ़ते हुए गिर गया था, उसकी दाईं टांग ऊपर से टूट गई थी। इसने नंद बल्लभ के इलाज के लिए हजारों रुपया लगा दिया था, एक एक कमरे में जाकर कलेक्शन भी किया था, कईयों से जोर जबरदस्ती भी पैसे निकलवाए थे। यह अब गहरे रंग के कपड़े पहनने लगी है, हल्का हल्का मेकअप भी करती है, पहले से ज्यादा टिप टॉप रहती है। इसमें इतना उत्साह आ गया कि यह दौड़ी फिरती है, थकावट इसके पास ही नहीं फटकती। एक बार बलजिंदर अकाउंटेंट इसके पास आ बैठा था। उसने इससे वेतन के बजट के बारे में सालाना खर्च पूछना था। बलजिंदर महाबातुनी, भोला सा बनकर अपना काम करा लेता। उसकी एक ठरक भी थी जिसे उसने इसके साथ साझा भी किया। इसकी कमीज का एक सिरा पकड़कर पूछने लगा, मैडम यह कपड़ा कितने मीटर वाला है? मुझे अपनी मिसेज को लेकर देना है। इसने लाल आंखों से उसे घूरा। मुझे अपने घर का पता दे दो, मैं शाम को 7 बजे आऊंगी। बहन जी से पूछूंगी कि सचमुच उन्हें ये रंग पसंद है। बलजिंदर को कोई जवाब नहीं सूझा, शायद उसे इसकी आस नहीं थी। वह कुछ कहने ही वाला था कि यह बोली, आज के बाद खर्चे के बारे में नोटिंग पर ही पूछा कर, तुम्हें अपनी सफ़ेद दाढ़ी का भी ख्याल होना चाहिए। यह नोटिंग लिखने में माहिर थी, इसे केस को उलझाना भी आता था और सुलझाना भी। अफसर इसकी एसीआर उत्तम लिखते थे। एक दिन अचंभा हुआ, मुझे इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं इसके संग उतनी ही बात करती जितनी ज़रूरत होती। यह भी दफ्तर के काम के संबंध में मेरे से पीएफआर और सीआरआर लेने आती थी। यह तो हमारे साथ लंच भी नहीं करती थी। यही मनप्रीत धीरे धीरे परत दर परत खुलती गई। मेरे पूछने पर इसने बताया, मुझे तो अब मालूम हुआ कि जिंदगी के मायने क्या होते हैं। 44 बरस और उनमें से 22 साल की ब्याहता जिंदगी बस यूं ही बीत गए। घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, यही मंजिल, यही संसार। छुट्टी होती तो सामने ढेर सारे काम होते, काम ही काम, ना अपनी सुध रहती ना अपने मियाँ की। उनकी बहुत सी इच्छाओं का विरोध करती, या कह लो कि हो जाता।
इच्छा नाम की चीज़ ही मर गई थी। अब बच्चे बड़े हो गए। बड़ा इस साल यूनिवर्सिटी में चला गया, छोटा फर्स्ट ईयर में है। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जब दफ्तर से लौटती हूँ तो बड़ा रमेश मेरे लिए चाय का कप बना लाता है। दोनों ने अपने अपने काम बांट रखे हैं। मेरे जिम्मे सिर्फ रोटी बनाने का काम आया। यह भी मैंने ही जोर देकर अपने पास रखा। जगदीश कई बार कह चुका है, मम्मा मुझे आटा गूंथना सिखा दो ना, तुम आराम से बैठकर टीवी देखा करो। इसने चाय मंगवा ली, मेरे से पूछने लगा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? छोटा रुड़की में इंजीनियरिंग कर रहा है, बड़ा कंप्यूटर साइंस के दूसरे साल में है। फिर तो तुम फुर्सत में हो। बिल्कुल। मेरे बच्चे अब अपने कमरे में सोने लग पड़े हैं। जगदीश तो 10वीं तक मेरे साथ ही सोता रहा। शायद वह अभी भी मेरे साथ सोता। यह तो रमेश ने उसे घूरा और समझाया। वह दिन ब दिन मेरे करीब आती गई। हम लंच एक साथ करने लगी। सर्दियों में सामने वाले पार्क में जा बैठती। रात में एक दूजे को फ़ोन करती। मैं इसके घर चली जाती या यह मेरी तरफ आ जाती। जब मैंने इसे पहली बार सपना से मिलवाया तो इसने सपना को दीदी कहा था। सपना ने कहा था, यह क्या बात हुई? मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई। मेरा नाम सपना है। कह तो एक बार सपना। सपना जिंदा दिल औरत थी। वह पिछली बार कब आई थी मुझे ठीक से याद नहीं। इतना भर अवश्य याद है कि दीपक के किसी कुलीग के लड़के की शादी थी। दीपक को किसी काम से जाना था। वह जाते हुए उसे मेरे पास छोड़ गया था। उसने कहा था, यह मेरी अमानत, जब तक मैं नहीं लौटता यह मेरी अमानत तुम्हारे हवाले। यह मेरी अमानत, सपना ने ये शब्द दोहराए थे और ऊंची आवाज में कहा था, मैं अपनी अमानत आप हूँ। आई डैम केयर एनीबडी। उसने ऊपरी तौर पर कहा था। उसकी दुनिया का गहरा तो दीपक तक ही सीमित था। इससे बाहर तो वह जा ही नहीं सकती थी। वह सोफे पर से उठकर दीवान पर टांगे पसार कर बैठ गई थी, खुलकर। मैंने उससे पूछा था, मनप्रीत को बुलाऊं? अभी नहीं। क्यों? आजकल वह सेक्स की बहुत बातें करती है। तू भी तो करती है। मैं सिर्फ तेरे साथ करती हूँ। मैं दोनों के साथ करती हूँ। टेलीफोन की घंटी बजी थी। मुझे जाना पड़ा था। वापस आकर मैंने पूछा था, हाँ बता, क्या बनाऊं? मैं तो पार्टी से टुन्न होकर आई हूँ, ये तो मुझे मालूम है। तो फॉर्मेलिटी क्यों करती है? उसे औपचारिकता पसंद नहीं थी। भूख लगती तो वह रसोई में जा घुसती थी। थक गई? नहीं। क्या क्या खाया? मुझे कोई और बात नहीं सूझी तो मैंने पूछ लिया। वह हाथ मारकर हंसी थी। कुलबीर, तू 45 साल की हो गई पर तेरी वही आदतें हैं, बच्चों जैसी। तुझे मेरी बातें झूठ लगती होंगी, मैं इसे सच करके दिखाती हूँ। 33 साल पीछे चल। हम दोनों ननिहाल गई थी। माँ ने मुझे तरखानों के विवाह पर भेजा था, मामी के साथ। तो खुद जाने को तैयार बैठी थी। माँ ने समझाया कि ज्यादा बंदे जाते हुए अच्छे नहीं लगते। रात में सोते समय तूने मुझसे बार बार पूछा था, कुत्ती तू अकेले चली गई? पहले ये बता वहां क्या क्या खाया? हद तेरे की। जिंदगी में खाने पीने के अलावा भी बहुत कुछ होता है। छोड़ इस रंडी रोने को। ये बता, यू सेक्सुअली सेटिस्फाइड? मैं चुप। मैं यही सवाल उससे पूछना चाह रही थी। यू सेक्सुअली सेटिस्फाइड? ऑफ कोर्स। मैं पहली बार उसके सामने झूठ बोली थी। पर मैं नहीं। शायद मैं दीपक को छोड़कर भाग जाऊं। मुझे उससे मैरिज नहीं करनी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई। वह मुझसे लिपट कर फफक पड़ी थी। मनप्रीत ने आना है। मैंने उसे फ़ोन करके बुलाया है। वह अभी तक आई क्यों नहीं? 6 बज चले हैं। वह तो समय की पाबंद है। मुझे उसके साथ सपना का केस डिस्कस करना है। नहीं, मुझे उसके साथ उसका केस डिस्कस करना है। उसने भी तो इंटरकास्ट शादी की है। उसके अंदर बहुत सारी गांठें इकट्ठा हुई पड़ी हैं। उसने एक दिन फ़ोन पर मुझसे कहा था, अब जब तेजवंत मेरे साथ सोने की जिद करते हैं ना, तो मुझे उससे घिन आती है। पर मैं अपने बारे में किससे कहूँ? सपना को मेरी केस हिस्ट्री का पता था। शायद मनप्रीत को भी पता हो। इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी बाद में लिखूंगी। पहले संत भट्टाचार्य को फ़ोन कर लूँ। शायद वह अपनी हवेली में हो। क्या मालूम समाधि पर बैठा हो। वह भी बड़ा मनचला संत है। मन करे तो हफ्ते बाद फ़ोन कर लेता है और चुप रहे तो उसका 2-2 महीने तक कोई अता पता नहीं लगता। अगर मिल जाए तो पूछूं कि सपना की केस हिस्ट्री कंप्यूटर में फीड करके बता, कोई इस तरह भी रिश्ता तोड़ सकता है क्या? तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और मित्रों के साथ शेयर करें।